कभी आपने देखा है कोई आदमी चल रहा है, आगे की तरफ झुका हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा मास्क जैसा है, सब लोग बोलते हैं बुढ़ापा है या बीमार होगा। दोस्तों, ये पार्किंसंस डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर में। आज हम पार्किंसंस डिजीज और एटिपिकल पार्किंसोनिज्म के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पार्किंसंस डिजीज में होता क्या है? इसमें ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है सबसेंशिया नाइग्रा, जो एक बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है। ये डोपामीन सिक्रीट करता है। इस बीमारी में डोपामीन सिक्रीट करने वाले जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, डिजेनरेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामीन की कमी हो जाती है दिमाग में। डोपामीन क्या है? ये हमारे मूवमेंट्स को रिदमिक बनाता है, उनको कंट्रोल करता है, जैसे चलना, बोलना, मुस्कुराना। तो जब डोपामीन की कमी होती है तो इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है। इसीलिए पार्किंसंस डिजीज को ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर भी बोला जाता है कि पार्किंसंस डिजीज जो है एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि पार्किंसंस डिजीज होती क्यों है। तो एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन एक तो ये बढ़ती उम्र की बीमारी है, यानी बुजुर्गों में होती है ज़्यादातर केसेस में, और कुछ पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स या हैवी मेटल्स का एक्सपोजर से भी ये हो सकती है। बहुत रेयरली कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। हालांकि जो हेरिडिटरी पार्किंसोनिज्म होने की संभावना बहुत रेयर होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। पार्किंसंस डिजीज के लक्षणों के बारे में बात करें तो 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। नंबर 1, ट्रेमर्स। शरीर जो मरीज के हाथ या पैर में ट्रेमर्स या कंपन होती है, जो ज़्यादातर रेस्ट के टाइम पे या आराम करते वक्त ज़्यादा दिखती है। दूसरा होता है रिजिडिटी, यानी कि उसका शरीर जो है धीरे धीरे जकड़न शरीर में बढ़ती जाती है, शरीर हाथ पैर रिजिड होते जाते हैं। तीसरा होता है ब्रेडिकाइनेसिया या स्लोनेस। रोजमर्रा के काम करने में, जैसे बटन बंद करना है, नहाना धोना है, खाना खाना है, छोटे छोटे कामों में भी वो धीमापन आता जाता है। जो काम पहले 2 मिनट में हो जाता था उसमें 5 मिनट लगने लग जाते हैं। चौथा होता है पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, यानी कि चलने में, बैलेंस बनाने में दिक्कत होने लगती है। और सटल साइंस भी होते हैं, जैसे कि हैंडराइटिंग छोटी हो जाना, आवाज़ बिल्कुल लो वॉल्यूम हो जाना, मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनना, बहुत ज़्यादा पसीने बनना, कब्ज़ हो जाना। इसके अलावा चाल जो है बदल जाती है, बिल्कुल धीमे धीमे स्टेप्स चलने लगता है पेशेंट। तो ये कुछ अर्ली साइंस है पार्किंसंस डिजीज़ के, जो हमें पहचान करनी चाहिए और हमें जल्दी ही डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। पार्किंसंस डिजीज़ में सिर्फ मोटर सिम्टम्स ही नहीं होते, ये सिर्फ एक मूवमेंट डिसऑर्डर ही नहीं है, दूसरे कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जिनको हम नॉन मोटर सिम्टम्स बोलते हैं, जैसे कि नींद कम आना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होना, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना, बहुत ज़्यादा पसीने आना, बहुत ज़्यादा मुंह में लार का बनना। पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम या एटिपिकल पार्किंसोनिज्म में आते हैं ऐसे मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी, इसके अलावा प्रोग्रेसिव सुपरन्यूक्लियर पाल्सी, कॉर्टिकल बेसल डीजनरेशन या लोअर बॉडी डिमेंशिया। ये कुछ ऐसे है जिनको हम पार्किंसंस प्लस बोलते हैं, यानी पार्किंसोनिज्म के अलावा प्लस कुछ और सिस्टम भी ब्रेन के या जो नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्व होते हैं। इनमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें दवाइयाँ जो है बहुत अच्छे से असर नहीं करती हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे मरीज को बीमारी शुरू हुई और वो अचानक से अनएक्सप्लेन्ड फॉल हो रहे हैं, यानी कि मरीज गिर रहा है और समझ में नहीं आ रहा क्यों गिर रहा है। इसके अलावा उसमें ऑटोनोमिक सिम्टम्स जैसे कॉन्स्टिपेशन, या जैसे ही खड़े होते हैं बीपी फॉल होकर मरीज को घबराहट होना। इसके अलावा साइकेट्रिक सिम्टम्स पहले आ जाना, काफ़ी जल्दी आ जाना, याददाश्त पे जल्दी असर पड़ना। ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम हो सकता है। तो बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के ट्रीटमेंट की। पार्किंसंस डिजीज़ में हमने देखा कि डोपामीन दिमाग के अंदर कम हो जाता है, तो जो दवाइयाँ हैं ये डोपामीन बढ़ाकर काम करती हैं, जैसे कि लिवोडोपा ब्रेन के अंदर जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ और डोपामीन अगोनिस्ट होते हैं जो डोपामीन की तरह काम करते हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि पार्किंसंस डिजीज़ में बहुत अच्छे से काम करती है। ये बीमारी को हम बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। मरीज कई सालों तक जो है इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है। जैसे दूसरी बीमारियाँ होती है, बीपी है, शुगर है, समय के साथ साथ जो हमको दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती है, तो पार्किंसंस डिजीज़ में भी यही होता है। ये एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव इलनेस है, धीरे धीरे इसके लक्षण बढ़ते हैं। हम दवाइयों की मात्रा बढ़ाते हैं, कई बार हमको दूसरी दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती है, लेकिन कई सालों तक हम पार्किंसंस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और मरीज को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं।
कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये जनरली हम लोग तब ऑफर करते हैं मरीज को जब दवाइयाँ उस पर असरकारक नहीं रहती है। इनके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाई के भी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, अच्छा खाना, बैलेंस डाइट का लेना। पार्किंसंस डिजीज का मरीज अगर अकेला रहेगा तो उसकी बीमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, वो उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो सोशल एंगेजमेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने देखा पार्किंसंस डिजीज़ जो है एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें नॉन मोटर सिम्टम्स भी हमें देखें क्या क्या होते हैं। इसमें जो है दवाइयाँ समझी हमने, ट्रीटमेंट समझा और एक्सरसाइज और इनके रोल को भी समझा। दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आपके लिए ऐसे ही और जानकारी जो है न्यूरोलॉजी से संबंधित लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।